हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी वायरल हो रहा है। वो टॉपिक हिमांशु मिश्रा। आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा कि वो बैटिंग में 96 लाख रुपए हार गया। कन्नॉट प्लेस के सीपी में एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसने दावा किया कि वो 96 लाख रुपीज़ एक बैटिंग ऐप्स के थ्रू हार गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बैटिंग ऐप सच में इतने खतरनाक होते हैं? क्या हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो 96 लाख या ऐसी भारी रकम हार सकते हैं? हिमांशु मिश्रा कितना सच बोल रहा है? इन सारे चीज़ों के ऊपर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिमांशु मिश्रा के बारे में जो भी हम देख रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उस पर आप तुरंत नहीं बिलीव करो। मैंने भी उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं आपके पास ये सच्चाई सामने लेके आया हूँ कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि उसने बैटिंग ऐप के थ्रू 96 लाख रुपए हार गए और पूरा वो सच बोल रहा है। अब इसके लिए जो रिसर्च की है वो रिसर्च मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो हिमांशु मिश्रा जो है वो दावा कर रहा है कि वो बिहार गया का रहने वाला है, जो कि नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब उसके दावा करने के बाद, एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से दावा करने के बाद में, जब वो 96 लाख रुपये हार गया है, बैटिंग ऐप में हार गया है, कर्जा है, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद में एक शख्स सामने आए जिनका नाम अक्षय त्रिवेदी था। उन्होंने बताया कि उससे एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले अगस्त में, ये हिमांशु मिश्रा अपना पेन बेचने उनके पास आया था। और पेन बेचने आया था तब भी हिमांशु मिश्रा रो रहा था, हालत काफ़ी उनकी खराब लग रही थी। हिमांशु मिश्रा ने अक्षय त्रिवेदी जी को बोला कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, और बहुत सारी चीज़ें जिससे क्या कहते हैं, भावुक, अक्षय मिश्रा जी भी भावुक हुए। और भावुक होने के बाद में वो एक ढाबे पे लेके गए। ढाबे पे लेके जाके उनको, हिमांशु मिश्रा को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में वहीं पर उसका फ्री में रहने का प्रबंध किया। फ्री में रहने का प्रबंध होने के साथ साथ उन्होंने ये भी प्रबंध करवाया, जो ढाबा था, उस ढाबा का नाम था श्री बालाजी भोजनालय। जी हाँ, ढाबे का नाम बालाजी भोजनालय था। वहाँ पर बालाजी भोजनालय के जो संचालक हैं पंकज यादव, उनसे हिमांशु मिश्रा की भेंट करवाई। और उन्होंने हिमांशु मिश्रा की स्थिति पे तरस खाते हुए उनके हिमांशु मिश्रा के लिए एक कोचिंग, एसएससी की कोचिंग ज्वाइन करवाई। कोचिंग ज्वाइन करवाने के साथ में अपना रहने के लिए वो किया। वहाँ पर भी हिमांशु मिश्रा ने यही बोला पंकज यादव को कि मैं तो फ्री में काम नहीं करूँगा, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरे पास इतना कर्जा है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये सब बोलने के बाद में जो पंकज यादव उस ढाबे के संचालक थे, उन्होंने क्या किया, इसको कोचिंग दिलाने के, फ्री में निःशुल्क कोचिंग दिलवाई और पढ़ाने का पूरा प्रबंध करवाया। पर कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद, वहां से भी ये भाग गया। अब वहां से भाग जाने के बाद में जब पंकज यादव उसके कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद वो ये देखते हैं कि उनकी, हिमांशु मिश्रा की एक किताब पड़ी है। अब वो किताब जब खोल के देखी तो उसमें आधार कार्ड था। आधार कार्ड में जब उसका असली पता देखा हिमांशु मिश्रा का, तो वो बिहार गया का रहने वाला नहीं था, वो कानपुर का रहने वाला था। उसमें जो उसका स्थायी पता था वो कानपुर का था आधार कार्ड में। और कानपुर में गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में उसका मकान आता है। मकान जो है वो आई ब्लॉक मकान, जो है आई ब्लॉक मकान नंबर 203 जो है, ऐसा पता बताया गया है। पंकज यादव जी ने यही पता बताया है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि हिमांशु मिश्रा पूरा सच नहीं बोल रहा था। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि वहां पर जो उनका मकान, हिमांशु मिश्रा का जो मकान था कानपुर में, उस मकान को करीब 8 साल पहले दुर्गेश चौहान नाम के एक व्यक्ति ने हिमांशु मिश्रा के पिताजी जो हैं उनसे खरीद लिया था। और कौशल किशोर नाम था हिमांशु मिश्रा के पिताजी का, और उनसे 8 लाख में ये खरीद लिया था। और कौशल किशोर अपने परिवार के साथ, कौशल किशोर मतलब हिमांशु मिश्रा के पिताजी, अपने परिवार समेत कानपुर देहात में शिफ्ट हो गए। कानपुर देहात में शिफ्ट होने के बाद में वहीं पर वो रह रहे हैं। अब बात ये आती है कि हिमांशु मिश्रा क्या पूरे पैसे बैटिंग ऐप से ही हारा है, या क्या सच में हारा है? जी, सच में वो पैसे कहीं ना कहीं कर्जा है, 96 लाख का कर्जा है। पर सिर्फ बैटिंग ऐप की गलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें उनकी भी गलती है। उन्होंने भी, अब वो किस वजह से, किस कारण से वो कर्जा आया है वो तो वो ही जाने, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हिमांशु मिश्रा, जो भी चीज़ वायरल हो रही है उस पर आप यकीन करना बंद करो, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। पंकज यादव, अक्षय त्रिवेदी, इन सब लोगों ने दावा किया है कि वो हिमांशु मिश्रा का आधार कार्ड देके वो कहीं और के रहने वाले थे। इन्होंने पढ़ाने की भी कोशिश की पर वो नहीं पढ़े। अब साथ में जब इतनी बातें होने के बाद में, जब कुछ जो न्यूज़ चैनल थे वो हिमांशु मिश्रा के घर पहुंचे, हिमांशु मिश्रा के घर पहुंचने के बाद में उनको हिमांशु मिश्रा का भाई मिला, जो कि जिसका नाम है ईशु मिश्रा। तो ईशु मिश्रा काफ़ी नाराज़ थे अपने भाई हिमांशु मिश्रा से, और वो इस बारे में, इस विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। तो जी हाँ दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि कोई भी चीज़ वायरल हो रही है उसमें इमोशनल हो के आप उसकी मदद करने मत जाओ। उस बात की पुख्ती करो, उस बात का पूरे तरीके से सुनिश्चित करो, तभी आप किसी की मदद करने जाओ। क्योंकि आज की डेट में जो रो रहे हैं, वायरल हो गए हैं, जरूरी नहीं वो सही हो। आपने ऑलरेडी कई लोगों को ऐसा वायरल करके देख चुके हैं, और आगे आप
फिर उनकी असलियत आपको पता लगी। तो अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हर किसी को वायरल मत करो, और अगर वायरल कर रहे हो तो उसकी पूरा उसके पीछे का सुनिश्चित कर लो, उसका क्या स्टोरी सही है, कितनी सही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए उसमें यही था कि हिमांशु मिश्रा ने कई जगह झूठ बोला गया। एक तो रहने वाली जगहों पर झूठ बोला कि वो बिहार का रहने वाला है, दूसरी बार उसकी मदद ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने कर रखी थी, उसको भोजनालय ढाबा में रहने की जगह दी थी, उसके बाद में पढ़ाने के लिए वो दिया था। पढ़ाई जिस कोचिंग में वो कराया था, उस कोचिंग के डायरेक्टर से भी बात हुई थी। उस कोचिंग के डायरेक्टर ने भी यही बोला कि जी वो पढ़ने आया था, पर उसने ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाई की, फिर वो चला गया परेशान होकर। तो कहीं ना कहीं हिमांशु मिश्रा की भी गलती है कि वो अपनी हरकतों की वजह से 96 लाख रुपए हारा होगा। अब बात आते हैं, क्या ये बैटिंग एप्स इतने ही गलत हैं? कोई भी इसमें अगर पैसा लगाएगा तो उसका यही हाल होगा? क्या इसको इंडिया से बैन कर देना चाहिए? क्या ये इंडिया से बैन होने के बाद में इसको वर्ल्ड में भी हम लोगों को इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है, बैटिंग ऐप एक लीगल प्लेटफॉर्म होते हैं, वो लीगल प्लेटफॉर्म है। उसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जो सीतारमन हैं, उन्होंने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो उसको बैटिंग, ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप्स, इन सबको क्या कहते हैं, उन्होंने जीएसटी स्लैब में इंक्लूड किया है अपनी 50th जीएसटी मीटिंग के द्वारा। तो जो 30 और 28% जीएसटी स्लैब होता है इनकम का, उसमें इन ऑनलाइन गेम्स को इंक्लूड किया गया है, सबसे पहली चीज़। और इसमें अगर आप पैसे जीतते हो तो आपको वो पैसे सही में मिलते हैं आपके साथ, और आपको कई जगह पर वो फायदा भी होता है। तो जब तक फायदा होता है तब तक तो आप लोग, जब तक फायदा होता है तब तक तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस दिन नुकसान हो गया उस दिन सबको इस चीज़ से शिकायत होने लगती है। कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ये ऐप्स बंद करो, वो बंद करो। मेरा ये कहना है, आप कितनी चीज़ें बंद करवाओगे? आप ऐप्स बंद करवा लोगे, फिर आप उसके बाद में आप ऐप्स बंद करवा लोगे, फिर आप कार्स रोड पे चलाना बंद करवा दोगे क्या? क्योंकि एक्सीडेंट तो कार से भी होते हैं। स्पोर्ट्स कार जो सुपर फास्ट चलती हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, क्या उसको आप बंद करवा दोगे कि ज़्यादा स्पीड चलाने से एक्सीडेंट हो जाएगा? क्योंकि अभी एक बहुत साल पहले, अभी बहुत साल नहीं, अभी कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था, जिस केस में वो एक पॉर्शे कार थी, जिससे एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने एक्सीडेंट कर दिया। तो क्या वो पॉर्शे कार बनाने वाली कंपनी की गलती है कि वो 17 साल नाबालिग बच्चा जिसको वो कार दे दी गई, जिसको वो इस्तेमाल करना नहीं आया, और वो ड्रिंक एंड ड्राइव किया और वो कार को तेज रफ्तार में चला के सामने वाले का एक्सीडेंट कर दिया और सामने वाले को की जान चली गई, तो उसमें क्या इस कार कंपनी की गलती है? जी नहीं। ये जो आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनेगी तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। मैं जानता हूँ ये बात मेरी गलत भी लग रही होगी, कई बार आप बोल रहे होगे कि नहीं बैटिंग ऐप्स तो गलत ही होते। जी, कौन सी चीज़ जो है वो आज गलत नहीं है? आप मेरे को ये बताओ, कौन सी चीज़ गलत नहीं? कार्स के अपने नुकसान है। अगर एक वीपन कोई खरीदता है तो वीपन आर्मी वाले भी यूज़ करते हैं, और आर्मी के साथ साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं। बस बात ये कि उसके यूज़ कैसा हो रहा है। एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है और एक यूज़ करते हैं उससे लोगों की जान लेने के लिए। तो जी, इसमें गलती किसकी हुई? उसको यूज़ करने वाली की हुई ना। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो भी ऑनलाइन गेमिंग्स ऐप है, इनसे जो भी आपकी इनकम अर्न होती है वो टैक्सेबल है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू टैक्सेबल है। वो 30% अदर इनकम सोर्सेज के स्लैब में आती है। तो ये ऑनलाइन जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे टैक्सेबल होते हैं। इससे जो गवर्नमेंट है वो अराउंड 6 मंथ में 6,909 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती है। और साथ ही साथ ये जितने भी इनकम, इससे जो भी आप धनराशि जीतते हो, सारी चीज़ें, जितना भी आप क्या कहते हैं एक प्राइज मनी जीतते हैं, वो एक जीएसटी इनकम सोर्स, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेडिंग में आती है, अंडर सेक्शन। तो आप इनसे जो भी धनराशि जीतते हो वो एक टैक्स के उसमें आती है, अंडर हेडिंग ऑफ अदर इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसके जो सेक्शंस है वो 115 BBJ एंड 194 BA हैं। तो ऐसे ये इनकम जो है इस सेक्शंस में आती है। और इसमें जो विनर्स होते हैं उनको फ्लैट 30% जो है वो टैक्स चार्ज किया जाता है। फ्लैट रेट जो होता है वो 30% का। तो इसमें किसी भी कंट्री के लिए जैसे कोई भी बिजनेस से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, वैसे इन ऑनलाइन गेम से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। क्योंकि आप जब जीतोगे तब आपको कोई कंप्लेन नहीं, जब हारोगे तो आपको कंप्लेन हो जाती है कि ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स बंद करो। जी, मैं मानता हूं कि ये आपको बैटिंग, इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको बैटिंग की आदत लग सकती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस चीज़ में मत जाओ खेलने, और आप उस चीज़ को मत खेलो। अगर आप उससे जीतने का वो रख रहे हो तो जो हार है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे इसमें आप कितना भी बड़ा अमाउंट हो आपके पास हो या नहीं हो। मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप जीतोगे तो सेम वे में आपको हारने पे वो चीज़ पे भी करनी पड़ेगी। जीतने में वो पैसे आपको मिलेंगे तो हारने पे आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। और ऐसे सिर्फ ये ऑनलाइन
गेम्स नहीं, ऐसे आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस भी शुरू करोगे, वो बिजनेस में भी आपको क्या कहते हैं लोन हो सकता है, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, आपके ऊपर कर्जा के साथ साथ आप इस नौबत में भी आ सकते हो कि आप सड़क पे आ जाओ अगर वो बिजनेस नहीं चले। तो ये एक रियलिटी है, इसी तरीके से दुनिया चलती है। आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये हमारे ऊपर है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम जो बात अच्छी लगे वो बोलना नहीं, मेरा काम है जो बात क्रिस्टल क्लियर हो वो आपके सामने पेश करना। जी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।